राहुल टाइम्स के डायरेक्टर राहुल दीक्षित से बातचीत में आपका पुनः स्वागत है। राहुल जी, आज इतिहास की तरफ लगा ज्यादा भाग रहा है जी, कहते हैं बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। क्या कारण है? इतिहास तो बहुत लंबा है, कहाँ से बिल्कुल ठीक, कहाँ तक जाता है? 6 महीने में पूरा इतिहास पढ़ देता है। जी जी। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व इतिहास है। जबकि हैरत की बात है कि आज भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है या तो प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में, और यहाँ 6 माह के अंदर उसको कंप्लीट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के साथ साथ हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, पूरी इसकी जानकारी देते हैं। तो इस बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हिस्ट्री में जहाँ तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात है, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें कोई स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हो, उसको एक कॉमन प्लेन पे लाने में हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। एक हिस्ट्री का एक सेंस, एक जो हिस्ट्रियोग्राफी, एक जो हिस्टोरिसिटी है, ये सेंस उसको हम देते हैं, और उसके बाद एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर वाइज चैप्टर चलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लेते हैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन सक्सेस रेट भी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का ही है। इसके अलावा मेंस के लेवल पे 120 मार्क्स के करीब हिस्ट्री आती है, मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, एंड जो इंटरव्यू होता है कहीं ना कहीं तो अफगानिस्तान प्रॉब्लम है, इराक प्रॉब्लम है, तो एंटायर इंटरव्यू होवर्स अराउंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट को एक टेकिंग हिस्ट्री, अ स्टूडेंट इज ऑलवेज एट एन एज एज कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ये रीज़न है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं। जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात होती है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सक्सेस रेट ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा आते जाएं। हिस्ट्री इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल, वो चाहे एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स हों, चाहे मिडिवल मुगल इंडिया सल्तनत पीरियड के टॉपिक्स हों, और चाहे मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के टॉपिक्स हों, कंट्रोवर्सी एक हमेशा लगी रहती है। यूपी वाले जो ओरिएंटल्स हैं, कहीं ना कहीं जो एक सेफरनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक वाद विवाद मुद्दा उठा था, जो जेएनयू के जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, इन सब विवादों के चलते भी इतिहास का स्टूडेंट एक्सेल कर रहा है, और मुझे अनुमान है कि हिस्ट्री वुड ऑलवेज बी नंबर 1। बड़ी कंट्रोवर्शियल में हिस्ट्री है कि 1857 जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सामंतवादी विद्रोह मानते थे। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरे लोग हैं जी जो सत्ता में भी रहे जी, वे 1857 को गदर मानते हैं, बिल्कुल। 18 स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं। जी। तो लगा भ्रमित नहीं होता कि आज सरकार वहां दिल्ली में उनकी है, बिल्कुल। तो ये लिखना विचारधाराओं में भिन्नता हो जाती है। कैसे लड़कों को गाइड करते हो? क्या सरकार को देख के गाइड करते हो? कौन सी सरकार है? देखिए, ऐसा होता है कि हिस्ट्री कैन नेवर बी बायस्ड। हिस्ट्री हमारा आपका इंटरप्रिटेशन आज कोई मायने नहीं रखता है। What matters is the view of Indian History Congress। जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है वो किस बात को टेस्टिफाई करती है, जैसे कि 1857 ही जो आपने हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया है, तो इस बारे में 2 मत बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। एक वीडी सावरकर साहब का मत है जो बाकायदा कहते हैं कि इट वाज अ नेशनल रिवोल्ट। दूसरी तरफ आरसी मजूमदार इसके ऊपर कहते हैं कि नेशन ही नहीं है तो नेशनल रिवोल्ट कैसे है। ये बातें पूरी तरह से सही हैं, लेकिन अब हमें आज के यूपीएससी की नीड्स को देखते हुए ये चलना, इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि इंडिया जैसे यूनाइटेड नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स थे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज ये जो 1857 का रिवोल्ट है, डेफिनेटली ये मंगल पांडे का एक सिपाही म्यूटिनी है, नो डाउट टू दैट। जो ग्रीस कार्ट्रिजेस की बात आती है, ब्राउन बेस राइफल्स की, एनफील्ड राइफल्स की बात आती है, ये बात पूरी तरह से तर्कसंगत है। इट इज वेरी वेल लॉजिकल। एंड फिर हम मात्र 1857 की बात ही क्यों करें? आप औरंगजेब को देख लीजिए। एक तरफ जहां इस्लाम धर्म उसको जिंदा पीर के नाम से कहती है, ही वॉज अ हाईली फंडामेंटलिस्ट। उसके टाइम अगर दारा शिकोह ने, उसके भाई ने उपनिषद का ट्रांसलेशन करना चाहे फारसी में, तो उसने उसको बाकायदा मरवा दिया। उधर शुजा मुराद की जो कंट्रोवर्सीज है कहीं ना कहीं, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ ये एंगल्स नहीं देखेगी। हिस्ट्री देखेगी कि अगर औरंगजेब का डिक्लाइन हुआ तो क्या जागीरदारी क्राइसिस की वजह से हुआ, क्या डेक्कन एक्सपीडिशन की वजह से हुआ,
और जैसे डेक्कन एक्सपीडिशन ही है, तो आप देखिए जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, ब्राह्मणी स्टेट्स हैं, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये जो स्टेट्स हैं, औरंगजेब के ग्रेट ग्रैंडफादर अकबर, ही वॉज अ विजनरी। अकबर भी जिंदगी में, जिसने इंसान ने फ्रॉम मालवा टू द फोर्ट ऑफ असीरगढ़ विजयों की एक फेरिस्त लगा दी है, वो भी अकबर भी साउथ इंडिया जाते हैं एक्सपीडिशंस में। लेकिन मैंने चूंकि बताया कि वो दूरगामी व्यक्तित्व थे, वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का ये इस सपने को पूरा करने के लिए औरंगजेब भी जाते हैं साउथ इंडिया। कदम पर कंट्रोवर्सी है जी। अब जेएनयू की चर्चा कर ले तो वहां तो कहते हैं मौर्य काल स्वर्णिम था, बिल्कुल। गुप्त काल को नहीं मानते। जी। दूसरे लोग कहते हैं गुप्त काल स्वर्णिम था, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का उसी समय में मिलता है। बिल्कुल। तो लोग भ्रमित नहीं होता। और पेपर जी जेएनयू वाले भी बनाते हैं, पेपर बीएचयू वाले भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। पेपर हैदराबाद में भी बनाते जी। हैं। और आज हर आदमी की कोई ना कोई पॉलिटिकल सोच है। जी। तो कैसे लड़के को आप पारंगत करते हो, कैसे उसको बीच से निकाल के लाते हो? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहां तक मौर्य काल की बात है, तो बिंदुसार से लेते हुए अशोक और अशोक के आगे के जो पिलर एडिक्ट्स हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अशोक को स्वर्णयुग मानने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अशोका की जो धम्म की नीति है, हिज वेरी पॉलिसी ऑफ धम्मा, कि कलिंग का युद्ध जो होता है, बड़ा मैं तो कहना चाहूंगा कि एक तरफ महाभारत का युद्ध, दूसरी तरफ कलिंग का युद्ध, लेकिन इन सबके मध्य अशोक अगर कुछ दे पाए, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आज कानपुर में मंडलायुक्त है, तो वो युक्त जो वर्ड है, उपशम आयुक्त, मंडलायुक्त, तो ये जो आयुक्त है, ये अशोक की देन है। ये मौर्य प्रशासन था जिसके अंतर्गत वहां का समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जो कौटिल्य चाणक्य की जो नीति थी उसके अनुसार थी। लेकिन वो वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि मौर्यों का पतन मौर्यों के उत्थान से कहीं ज्यादा दुर्भाग्यवश था। ऐसे साम्राज्य को स्वर्णयुग कहना ज्यादा उचित नहीं है। अपितु यदि आप गुप्त काल की बात करते हैं, तो देखिए, स्वर्णयुग कहने के लिए फिर वहां का समाज उन्नत हो। आप तो जेएनयू में पढ़े नहीं, तो आप तो गुप्त काल को कहेंगे जी। लेकिन जो नहीं, मैं जेएनयू में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वहां पे आज भी जो पढ़ाने वाले हैं उनसे हमारी लगातार वार्ता होती रहती, और पर डे वहां जो पेपर सबमिट होता है उसकी कॉपी मेरे पास आती है। तो मैंने बताया ना कि रिसेंट ट्रेंड्स जो कुछ भी चल रहे हैं, बल्कि हमारे तो कितने लेख जेएनयू के जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं। यदि गुप्त काल को हम स्वर्णयुग कह रहे हैं, वी कॉल गुप्ता एज एज गोल्डन पीरियड, तो आप गुप्त काल का साहित्य देखिए। अगर आप साहित्य देखिए तो कालिदास की रघुवंशम, मालविकाग्नितम, ये जो कालिदास की बुक्स हैं, तो साहित्य इसके ऊपर आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु, मतलब लिटरेचर, आज लिटरेचर उस पोजीशन पे नहीं जो गुप्ता पीरियड पे था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वास्तुकला देखते हैं तो आप देखेंगे खजुराहो के टेम्पल्स, जिनका एमएफ हुसैन साहब ने काफी पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल हो गया था। आप जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें, और वासायन कृत कामसूत्र, तो आप ये सोचिए कि आज हम आप इतना मॉडर्नाइज नहीं है जितना गुप्त काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो बकायदा एक संवत जारी कर रहे हैं, इसको सहमत होने में कोई दो राय नहीं जी। आप कह रहे हैं और मैं सहमत हूँ जी। लेकिन एक जो छात्र जाता है परीक्षा में, और वो आपके यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं जेएनयू के हॉस्टल में एक हफ्ते के लिए रुक जाता है, तो वो तो भ्रमित हो जाता है कि मतलब नहीं, भ्रमित नहीं होता है। दीक्षित जी ने पढ़ाया है, नहीं गुप्त काल, और यहाँ इनके यहाँ जो पुष्पेंद्र पंत जी हैं या दूसरे लोग हैं पॉलिटिकल, वो कहते हैं मौर्य काल। तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है, मैं सर एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारे या किसी अन्य संस्थान या किसी डिग्री स्तर पे पढ़ाने की बात नहीं है, फिर तो हिस्ट्री राइटिंग इटसेल्फ इज कंट्रोवर्शियल। एक तरफ मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जिसमें सुमेर सरकार जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कहीं ना कहीं गांधी और बाल गंगाधर तिलक, तिलकवाद, तिलक स्वराज और भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूर्ण स्वराज की बातें हो रही हैं। वहीं जो सुमेर सरकार की किताब है तो दे आर एक्यूजिंग गांधी। लेकिन ये वाद विवाद अपनी जगह है, क्योंकि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, छात्र को तो बचा के चलना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि औरंगजेब अच्छे थे या बुरे, यहाँ अच्छाई बुराई की बात नहीं है, यहाँ हमें चरित्र का चित्रण करना होता है। जब चरित्र का चित्रण होगा तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं, आप यूं मान के चलिए। एंड एक जो
दैट इज व्हाट कि आप एक स्टैंड ले ही क्यों रहे हैं। आप किसी भी टॉपिक को लेके अगर उसका ए से लेकर जेड तक एवैल्यूएशन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो आंसर राइटिंग हो, बल्कि हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स मेंस के लेवल पे मुझसे जब डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी चर्चा में मैं रहता हूँ, तो मुझसे जब पूछा जाता है कि सर आपके यहाँ के रिजल्ट्स, तो इस बात पे मैं कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज तक फाइनल लेवल पे 100% प्लेसमेंट्स हुए हैं। ये ऊपर वाले का सूर्यदेव जो हमारे यहाँ के प्रतीक चिन्ह है, मैं कहूँगा महान अनुकंपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि इतनी मेहनत कराई जाती है कि आज तक कोई भी छात्र, एनी स्टूडेंट, वो चाहे जेएनयू का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, पीसीएसजे हो, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, रिजर्व बैंक ग्रेड बी जैसी शीर्ष संस्थाएं हैं, आज तक हमारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में रुका नहीं है।